नमस्कार दोस्तों। आज की तारीख है 17 फरवरी 2021 और हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज का डेली 30। आज का टॉपिक है राष्ट्रपति और राष्ट्रपति के 20 प्रश्न और 10 प्रश्न आज के करंट अफेयर पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं पहला प्रश्न। राष्ट्रपति को वित्तीय आपात घोषित करने की शक्ति प्रदान की गई है। राष्ट्रपति को आपात घोषित करने की शक्ति है। इसमें वित्तीय आपात आपसे पूछा जा रहा है किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रदान की गई है, बताइए, उत्तर दीजिए। और इस प्रश्न का सही उत्तर है अनुच्छेद 360। भारत के राष्ट्रपति अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपात घोषित करते हैं। 356 के अंतर्गत संवैधानिक तंत्र की विफलता के बाद आपातकालीन घोषित स्थिति जो घोषित होती है, और 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात घोषित करने की उनको शक्ति दी गई है। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात ऐसे घोषित किया जा सकता है। तो इनमें दो में कारण दिया है और एक ही है। अगला जो प्रश्न है, अनुच्छेद 143 के अनुसार भारत का राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से सलाह मांग सकता है। आई लव यू बोलता है 143 के तहत राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को, और उच्चतम न्यायालय से जो ये सलाह मांगता है, वो जो सलाह दी जाती है, क्या वो बाध्यकारी है? तो वो बाध्यकारी है या नहीं है, यही प्रश्न है। तो वो बाध्यकारी नहीं है। न वो सलाह देने के लिए बाध्य है और न ये सलाह मानने के लिए बाध्य है। तो इसका सही उत्तर बाध्य नहीं है। भारत का राष्ट्रपति निम्नलिखित परिस्थितियों में क्षमादान शक्ति का प्रयोग करता है। किस परिस्थिति में? उन मामलों में जिनमें किसी व्यक्ति को केंद्रीय कानूनों के तहत दंडित किया गया हो, उन सभी मामलों में जिसमें मृत्युदंड न्यायालय द्वारा दिया गया हो, और उन मामलों में जिनमें दंड सैनिक न्यायालय के द्वारा दिया गया हो। और इस प्रश्न का सही उत्तर है उपर्युक्त सभी। अनुच्छेद 72 के अनुसार राष्ट्रपति को यह अधिकार प्रदान किया गया है कि वह किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा कर दे, अथवा दंड कम कर दे, अथवा दंड को किसी अन्य दंड में तब्दील कर दे। क्षमा से अभिप्राय है कि जिसमें अपराधी को सभी दंडों को और निहरताओं से मुक्ति मिल जाती है। क्षमा प्रदान करने अथवा दंड देने को कम करने की जो स्थिति का प्रयोग है, वो राष्ट्रपति उन मामलों में जिनमें किसी व्यक्ति को केंद्रीय कानूनों के तहत दंडित किया गया हो, या फिर उन सभी मामलों में जिनमें मृत्युदंड न्यायालय द्वारा दिया गया हो, या उन मामलों में जिनमें दंड सैनिक न्यायालय द्वारा दिया गया हो, वो कम कर सकता है, समाप्त कर सकता है। तो इसमें सभी उत्तर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, संसद द्वारा पारित कोई भी विधेयक तब तक अधिनियम नहीं बनता है जब तक वह क्या होता है? पहले विधेयक जो है वो अधिनियम नहीं बन, विधेयक तो प्रस्तुत किया जाएगा लेकिन वो अधिनियम नहीं बन पाएगा जब तक उसे राष्ट्रपति की स्वीकृति नहीं मिल जाती। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। जब राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल जाती है, राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर देते हैं, तब उसको क्या होता है, अधिनियम को आप मान सकते हैं कि अब ये कानून बन गया। यहाँ पर प्रश्न क्या है, मतलब विधेयक को तब मान सकते हैं अधिनियम बन गया, कानून के रूप में उसको स्वीकार कर लिया जाता है। तो संसद द्वारा पारित कोई भी विधेयक अधिनियम तब तक नहीं बन सकता जब तक उसे राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त ना हो जाए। अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति 123 आर्टिकल 123 जो है इसके तहत दी गई है। राष्ट्रपति की सबसे महत्वपूर्ण विधायी शक्ति अध्यादेश जारी करने की शक्ति ही होती है। आपसे पूछ लिया जाए तो आप बता सकते हैं। और संविधान का अनुच्छेद जो 123 एक है, इसके अनुसार जब संसद का सत्र ना चल रहा हो, ध्यान रखिएगा, तब राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। संसद का सत्र अगर दोनों में से किसी का चल रहा है तो वो नहीं जारी कर सकता है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी या सिफारिश के बिना संसद में पेश नहीं किए जा सकते? नए राज्य के निर्माण या वर्तमान राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन संबंधी विधेयक, जिस कराधान से राज्य का हित हो उस कराधान पर प्रभाव डालने वाले विधेयक, कोई विधेयक जो सही अर्थों में धन विधेयक नहीं है किंतु जिससे भारत की संचित निधि से व्यय करना पड़ेगा। ये तीन आपके सामने है। आप बताइए कौन सा पूर्व मंजूरी के लिए जरूरी है? कहने का मतलब पूर्व मंजूरी के बिना संसद में पेश ही नहीं किया जा सकता। तो ये तीनों के तीनों जो है इसमें पूर्व मंजूरी जरूरी होती है। धन विधेयक में भी आर्टिकल 117(1) में ये है, और अनुच्छेद 304 में व्यापार की स्वतंत्रता पर निर्बंधन अधिरोपित करने वाले जो राज्य विधेयक हैं, ये इन सब में राष्ट्रपति की मंजूरी जरूरी होती है। वर्तमान राज्यों के सीमाओं में परिवर्तन या राज्यों के निर्माण के लिए जो विधेयक है उन पर भी मंजूरी जरूरी होती है। भारत का राष्ट्रपति, अगला प्रश्न है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत कर सकता है? सही है। संसद के किसी एक सदन में या संसद के संयुक्त अधिवेशन में भाषण कर सकता है? ये भी सही है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। अब बताइए अध्यक्षता करेगा कि नहीं? पहला दूसरा तो बिल्कुल सही है, तीसरा सही नहीं है, क्योंकि संयुक्त की जो बैठक की अध्यक्षता होती है, संयुक्त सत्र जो होता है उसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। सदनों की जो संयुक्त बैठक होती है उसकी अध्यक्षता राष्ट्रपति नहीं करता, वो केवल अध्यादेश
जारी कर सकता है, वो दोनों को संयुक्त रूप से बुला सकता है, आहूत कर सकता है, लेकिन जो अध्यक्षता है वो कौन करेगा? वो लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? राज्यों के राज्यपाल, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, भारत का महान्यायवादी, राज्यों के मुख्यमंत्री। तो भारत के जो राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, राज्य जो भी हैं भारत के, उनके मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? उनकी जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है। वो नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। भारत का न्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, राज्य के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, राज्यों के राज्यपाल, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्य, इन सब की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति अपने द्वारा नियुक्त प्राधिकारियों तथा अधिकारियों को पदमुक्त भी कर सकता है, लेकिन जो मुख्यमंत्री है भारत का, वो किसके द्वारा नियुक्त होता है? ये प्रश्न है आज का। आप उत्तर दीजिएगा कमेंट करके। आप लोग बिल्कुल एक्टिव नहीं रह रहे हैं, मैं आपसे बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूं। आप बहुत कम लोग हैं, तब भी आप एक्टिव नहीं रह रहे हैं, और ऐसे में मुझे यही सोचना पड़ता है बार बार कार्यक्रम के बारे में कि ये मैं क्या कर रहा हूं। अगला जो प्रश्न है, अनुच्छेद 53 के अनुसार संघीय कार्यपालिका की सभी शक्तियां मंत्रिमंडल में निहित है। और दूसरा है कि संघीय कार्यपालिका की इन शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति करता है या उसके नाम से उसके अधीनस्थ पदाधिकारी करते हैं। बताइए कौन से सही है? तो यहाँ पर दोनों के दोनों स्टेटमेंट, पहला जो है वो गलत इसलिए है क्योंकि जो संघीय कार्यपालिका की सभी शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति में निहित है, और यहां पर दिया हुआ है कि मंत्रिमंडल में निहित है। तो पहला तो ये गलत हो गया, लेकिन दोनों स्टेटमेंट गलत नहीं है। दूसरा क्या है? संघीय कार्यपालिका की इन शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति करता है या उसके नाम पर उसके अधीनस्थ पदाधिकारी करते हैं। तो ये सही हो जाएगा, दोनों गलत नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पर मुझे थोड़ा सा शक हुआ था, लेकिन दूसरा सही है। ये यहाँ पर दिया हुआ था राष्ट्रपति में, तो ये सही हो जाता पहला भी। तो पहला गलत है, दूसरा सही है। राष्ट्रपति स्वयं करें या उसके अधीनस्थ पदाधिकारी हैं वो कर सकते हैं। अनुच्छेद 53 में ये दिया हुआ है कि संघीय कार्यपालिका की सभी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभियोग की प्रक्रिया है, कैसी प्रक्रिया है? सुधारात्मक, राजनीतिक, न्यायिक, कैसी प्रक्रिया है? तो महाभियोग की जो प्रक्रिया है यह एक न्यायिक प्रक्रिया है। कैसी? न्यायिक प्रक्रिया है, और संसद में ये चलाई जाती है। संसद का कोई भी सदन राष्ट्रपति पर संविधान के उल्लंघन का आरोप लगाएगा, दूसरा सदन उन आरोपों की जांच करेगा या करवाएगा, किंतु ऐसा आरोप तब तक नहीं चलाया जा सकता जब तक 14 दिन पूर्व उसको सूचना नहीं दी जाए, 1/4 सदस्यों के द्वारा हस्ताक्षर न किया जाए, उन सदनों की कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत द्वारा ऐसा संकल्प पारित न किया जाए। ये सब शर्त हैं। कहने का मतलब ये सब जब किया जाएगा तभी ऐसा किया जा सकेगा, अध्यादेश जारी किया जाए, महाभियोग की प्रक्रिया शुरू हो पाएगी। अगला जो प्रश्न है, दो स्टेटमेंट है, भारत के राष्ट्रपति की पदावधि पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष या 6 वर्ष की होगी। ये क्या है? 5 वर्ष होगी या 6 वर्ष? तो पहला तो गलत वैसे ही हो गया। मंत्रिमंडल को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना त्यागपत्र देकर वह पद त्याग सकता है। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत है, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है। क्यों? क्योंकि उपराष्ट्रपति को संबोधित करता है वो अपना त्यागपत्र, न कि मंत्रिमंडल को। तो दूसरा भी गलत हो गया। और महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा संविधान के उल्लंघन के आरोप में हटाए जाने पर भी उसको पद त्यागना पड़ता है, और 5 साल का इसका कार्यकाल होता है। हर 5 साल पर चुनाव हो जाते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राष्ट्रपति अपने पद की शपथ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा लेता है। बिल्कुल सही है। और मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा शपथ दिलाई जाती है। दूसरा गलत है, पहला सही है, क्योंकि जब वो अनुपस्थित होगा तो वरिष्ठतम जो न्यायाधीश होगा उसके द्वारा शपथ दिलाई जाएगी राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट को। ठीक है, तो पहला तो सही है, लेकिन दूसरा गलत है। राष्ट्रपति के पद हेतु निम्नलिखित अर्हताओं में से कौन सा सही नहीं है? भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए योग्य हो, वह संसद की किसी सदन या किसी राज्य विधानमंडल के सदन का सदस्य हो। तो ये गलत है, बाकी तीनों इसमें सही हैं। ये शर्तें होती हैं। अनुच्छेद 58 में ये दी हुई हैं, राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता। और अनुच्छेद 58 में जो राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता दी है उसमें ये सारी योग्यताएं दी हुई हैं, लेकिन सदस्य नहीं होना चाहिए, न कि संसद का, न कि न उसको विधानमंडल का। यदि संसद के किसी सदन या विधान मंडल, राज्य विधानमंडल का सदस्य वो होगा तो उसको राष्ट्रपति निर्वाचित होते ही समझा जाएगा कि उसने सदन से अपना स्थान राष्ट्रपति के रूप में अपने पद ग्रहण करने की तारीख से त्याग दिया है। राष्ट्रपति कोई भी लाभ का पद धारण नहीं कर सकता। अगला जो प्रश्न है, एकल संक्रमणीय सिद्धांत का तात्पर्य क्या है? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम जो है उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब, यदि निर्वाचन में एक से अधिक उम्मीदवार हो तो मतदाताओं द्वारा मतदान वरीयता क्रम में दिया जाए। दूसरा है कि निर्वाचन में एक से अधिक उम्मीदवार हो तो मतदाताओं द्वारा मतदान एक उम्मीदवार को किया जाए।
और मतदान पार्टी की विचारधारा के अनुसार किया जाए। तो इसका सही उत्तर ए है, यदि निर्वाचन में एक से अधिक उम्मीदवार हो तो मतदाताओं द्वारा मतदान वरीयता क्रम में दिया जाए, है ना। पहला वरीयता हमने ए को दिया, दूसरा वरीयता हमने बी को दिया, इस तरीके से किया जाए, है ना। मतदाता मतदान पत्र में उम्मीदवारों के नाम या चुनाव चिन्ह के समय अपना वरीयता क्रम लिखता है कि फर्स्ट नंबर पर इनको, फिर सेकंड नंबर पर इनको, फिर थर्ड नंबर पर अमुक उम्मीदवार जो भी होगा उसको कर रहे हैं सिलेक्ट। अनुच्छेद 55 के अनुसार निर्वाचन में मतदान जो होता है वो गुप्त तरीके से होता है। ऐसा हल्ला नहीं मचाएंगे हमने फर्स्ट प्रेफरेंस किसको दिया। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में संसद सदस्य के मत मूल्य का निर्धारण करने के क्रम में राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों के मत मूल्य को जोड़कर उसमें क्या किया जाता है। कहने का मतलब यह है कि राष्ट्रपति के चुनाव में मत मूल्य निकाला जाता है। तो संसद सदस्य के मत मूल्य का निर्धारण जो होता है वो कैसे होता है, तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों के योग का गुणा कर दिया जाता है, ऐसा दिया है। दूसरा विकल्प है निर्वाचित सदस्यों के योग का भाग किया जाता है। अगला दिया है कि दोनों सदनों के सभी सदस्यों के योग का भाग दिया जाता है। और अगला है कि संसद के दोनों सदनों में सभी सदस्यों के योग का गुणा किया जाता है। इसको मैं आपको समझा रहा हूं। संसद सदस्य के मत मूल्य का निर्धारण, संसद सदस्य का मत मूल्य निर्धारित करने के लिए राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों के मत मूल्य को जोड़कर उसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित, टोटल नहीं, निर्वाचित सदस्यों के योग से भाग कर दिया जाता है। क्या किया जाता है, पहले मतमूल विधानसभाओं का, मान लीजिए यूपी का है तो इसके विधानसभाओं का मतमूल जोड़ लिया जाएगा और उसके बाद में संसद के दोनों सदनों में जो यहाँ के निर्वाचित सदस्य हैं उनके योग से भाग दे दिया जाएगा तो मतमूल निकल आएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के राष्ट्रपति का प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। गलत है, भारत के राष्ट्रपति का प्रत्यक्ष निर्वाचन जनता वोट देती है, नहीं। दूसरा, राष्ट्रपति का निर्वाचन जो होता है इसमें संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य भाग लेते हैं, तो सभी सदस्य भाग नहीं लेते हैं, इसमें केवल निर्वाचित सदस्य जो भाग, जिनका निर्वाचन हुआ होता है, निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। तो दूसरा भी गलत है, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और पांडिचेरी और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, तो हर जगह निर्वाचित, सभी सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। भारत में किसी राज्य के राज्यपाल को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है, तो कोई भी राज्यपाल जो होगा उसके राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो होगा वो पद और गोपनीयता की सदस्य दिलाता है, जो हाईकोर्ट होता है। अनुच्छेद 159 में दिया गया है कि राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पूर्व उस राज्य से संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उसके अनुपलब्धता में जो भी वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा उसके समक्ष शपथ लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन के पूर्व की सूचना की आवश्यकता होती है, तो मैंने आपको अभी बताया था कि एक शर्त है कि 14 दिन पहले सूचना देनी होगी, तभी आप महाभियोग इम्पीचमेंट चालू कर सकते हैं, ऐसे नहीं कर सकते। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, 14 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है, किसके द्वारा, राष्ट्रपति, संसद, राज्य के राज्यपाल या राज्य विधायिका के द्वारा। अच्छा प्रश्न है, सोचकर उत्तर दीजिए। तो आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है, इसका उत्तर है संसद के द्वारा। संविधान का अनुच्छेद 172(1), उसमें आपातकाल उद्घोषणा प्रवर्तन की अवस्था में संसद विधि द्वारा किसी राज्य विधानसभा की अवधि एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ा सकती है, किंतु आपात घोषणा के प्रवर्तन की स्थिति न रह जाने पर किसी भी दशा में उसका विस्तार 6 मास की अवधि से अधिक नहीं होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। बात समझ में आ गई, एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकता है, लेकिन अगर आपात उद्घोषणा के प्रवर्तन की स्थिति नहीं रह जाएगी तो 6 माह की अवधि से अधिक इसका विस्तार नहीं होगा। अगला जो प्रश्न है, राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है कितने दिनों के लिए, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 6 माह, 3 वर्ष। और इस प्रश्न का सही उत्तर आप देने की कोशिश करिए और सही उत्तर है अधिकतम 3 वर्ष। अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा प्रत्येक 6 माह पर पुनः संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होकर अधिकतम 3 वर्ष तक रह सकती है। तो 6 माह पर होगी वो तो अलग बात है, और 12×3 36 महीने तक रह सकती है, ये ध्यान रखिएगा। अब करंट अफेयर के 10 प्रश्न। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहराइच में किस स्मारक का शिलान्यास किया, और यह स्मारक है महाराजा सुहेलदेव का। महाराजा सुहेलदेव के स्मारक का शिलान्यास प्रधानमंत्री जी ने वर्चुअली माध्यम से किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पे उपलब्ध थे। 16 फरवरी 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रधानमंत्री ने किया, और चित्तौरा झील बहराइच में पड़ती है, वहां विकास कार्य की आधारशिला उन्होंने रखी है। चुनाव सब नजदीक है। अगला जो प्रश्न है, हाल ही में किसे पुदुचेरी के उपराज्यपाल के पद से हटा दिया गया। पुदुचेरी में उपराज्यपाल होते हैं, सबके पद नाम जो अलग अलग होते हैं, वहां पे उपराज्यपाल कहा जाता है, डिप्टी गवर्नर कहा जाता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो थे, कौन थे जिनको पद से हटाया गया है,
उनका नाम था डॉक्टर किरण बेदी। पुदुचेरी के उपराज्यपाल के पद से इनको हटाया गया है और उनके कार्यों का निर्वहन करने के लिए तेलंगाना के राज्यपाल डॉक्टर तिमिसिलाई सुंदरराजन को नियुक्त कर दिया गया है। तिमिसिलाई सुंदरराजन को। अगला जो प्रश्न है, शहरी सहकारी बैंकों के समेकन का अध्ययन करने के लिए आरबीआई द्वारा गठित समिति के प्रमुख कौन है? जो शहरी सहकारी बैंक है, ऐसे सहकारी बैंक जो सिटी में है, अर्बन जो है, उनको उनके मतलब अध्ययन करने के लिए, समेकन अध्ययन करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है और वो समिति गठित की गई है एन.एस. विश्वनाथन की अध्यक्षता में। आरबीआई ने ये गठित किया है, सबसे पहले तो आप ये याद रखिएगा। और यूसीबी के लिए यानी शहरी सहकारी बैंकों के लिए ये एक नियामक रोड मैप तैयार करेंगे। 8 सदस्यीय ये विशेषज्ञ पैनल होगा और आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर एन.एस. विश्वनाथन इसकी अध्यक्षता करेंगे। 3 महीने में रिपोर्ट देने को इसको कहा गया है। अगला प्रश्न, भारतीय रक्षा के संदर्भ में हाल ही में खबरों में रहा आईएनएस करंज क्या है? तो आईएनएस करंज क्या है? टैंक है, स्कॉर्पियन पनडुब्बी है, मिसाइल है, वायुसेना का जहाज है? उत्तर दीजिए। और इस प्रश्न का सही उत्तर है यह स्कॉर्पियन पनडुब्बी है। आईएनएस करंज के रूप में मुंबई में इसको कमीशन किया गया। 6 पनडुब्बियों का एक ये हिस्सा है जिसका निर्माण प्रोजेक्ट 75 है ना, प्रोजेक्ट 75 के तहत किया जा रहा है। मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने खंडेरी, कलवरी और करंज नामक 3 स्कॉर्पियन पनडुब्बी नौसेना को डिलीवर की है। ये तीसरी स्कॉर्पियन पनडुब्बी मिली है, ठीक है। और ऐसी 6 पनडुब्बियों का निर्माण किया जाना है, यानी कि 3 अभी और होंगी। खंडेरी, कलवरी, करंज ये हो गई हैं, 3 और आएंगी। अगला प्रश्न, कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट का संबंध किससे है? तो कालादान जो है ये चीन, नेपाल, भारत म्यांमार, भारत पाकिस्तान किससे संबंधित है? तो भारत तो इसमें है ही है, भारत के साथ में म्यांमार, भारत म्यांमार का कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है। अभी एस जयशंकर जो हमारे केंद्रीय विदेश मंत्री हैं, उन्होंने अंतिम चरण में है ये ऐसा बताया है, जानकारी दी है। और लेकिन विभिन्न चुनौतियों के कारण इस परियोजना में जो लेट हो रहा है इसके बारे में उन्होंने बात की है। कलादान परियोजना जिसकी लागत 484 मिलियन डॉलर है, इसको 2014 तक पूरा किया जाना था, लेकिन विभिन्न कारणों से ये लेट हो गई। कोलकाता बंदरगाह को सितवे बंदरगाह जो है उसके समुद्री मार्ग से इसमें जोड़ा जाना है और ये परियोजना म्यांमार में सितवे बंदरगाह को कालान नदी के नाव मार्ग के माध्यम से चीन राज्य के पलेतवा से जोड़ेगी, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला जो प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार वाले देशों की सूची में भारत का स्थान। तो आपको पता है कि इसमें अगर फर्स्ट पोजीशन आपसे पूछी जाएगी तो पहला स्थान जो है वो चीन का है, लेकिन जो भारत का स्थान यहाँ पर पूछा जा रहा है तो भारत का स्थान इसमें 5वां है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। भारत का स्थान 5वां है। 5 फरवरी 2021 को अभी जो सप्ताह समाप्त हुआ था उसमें ये डेटा जारी किया गया था और भारत का जो फॉरेक्स रिजर्व है वो 583.94 अरब डॉलर पर पहुंच गया था बढ़कर, तो ये 5वें स्थान पर पहुंच गया है। सेंचुरी लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020 के विजेता कौन है? तो ये जो विजेता है इनका नाम क्या है? भास्करन, एस थियोडोर भास्करन। एस थियोडोर भास्करन को, जो कि एक इतिहासकार हैं, लेखक हैं, प्रकृतिवादी हैं, एक कार्यकर्ता, मानव कार्यकर्ता, प्रकृतिवादी कार्यकर्ता हैं, तो इनको अभी सेंचुरी लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020 द्वारा पुरस्कृत किया गया है और ये सेंचुरी नेचर फाउंडेशन के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। थियोडोर भास्करन को वन्यजीव संरक्षण के प्रति समर्पण के मद्देनजर यह पुरस्कार दिया गया है। उन्होंने अंग्रेजी और तमिल में पर्यावरण संरक्षण के बारे में लिखा है बहुत कुछ और इसी के कारण इनको चुना गया है। अंग्रेजी भाषा की उनकी कुछ पुस्तकों में डांस ऑफ द सॉर्स, एसेस ऑफ द वांडरिंग नेचरलिस्ट, बुक ऑफ इंडियन डॉग्स, दे बित समा, एसेस ऑन नेचर, तो ये भी उन्हीं की रचनाएं हैं, ये पूछी जा सकती हैं आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की किस राज्य में राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2021 का आयोजन किया जा रहा है? तो ये राज्य है पश्चिम बंगाल। वेस्ट बंगाल में राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2021 का आयोजन किया जा रहा है और वहाँ का जो स्थान है कूच बिहार, वहाँ का जिला है कूच बिहार, वहाँ पर इसका आयोजन किया गया है और इस महोत्सव का ये 10वां संस्करण है। अक्टूबर 2019 में मध्य प्रदेश में 10वां संस्करण इसका, सॉरी, यहाँ पर आयोजित किया गया था। ये 11वां संस्करण है, 11वां संस्करण है, 11th इसका ये एपिसोड है, 11th संस्करण है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में 550 मिलियन वर्ष पुराने डिक इंसोनिया के 3 जीवाश्मों की खोज की गई? तो ये जो खोजा गया है ये भोपाल के पास खोजा गया है, मध्य प्रदेश में। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। भोपाल से 40 किलोमीटर दूर भीमबेटका की सैल गुफाओं की छत पर अब तक सबसे प्राचीन जीवित प्राणी 550 मिलियन वर्ष पुराना डिक इंसोनिया के 3 जीवाश्म यहाँ पर खोजे गए हैं। डिक इंसोनिया
पीडी एक्रन कल्प के अंतिम दौर में जीवित एक बुनियादी जंतु है, बेसल एनिमल है और ये विलुप्त प्रजाति है और ये जीवाश्म बलुआ पत्थरों की सतहों में केवल छापों और चिन्हों के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम प्रश्न है, उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप यूपीपीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं तो हमारा एक प्रोग्राम है क्यूआईपी, क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। 6307281212 ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है। इस नंबर पर आप कॉल करके या मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं और हमारा ऐप आप जरूर डाउनलोड कर लीजिए, आईएएस प्रेप एकेडमी के नाम से मिल जाएगा आपको प्ले स्टोर पर। तो कार्लपेट अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में अवस्थित है? कार्लपेट अभ्यारण्य ये भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। और यहां पर आपको मैं बताना चाहता हूं कि कार्लपेट अभ्यारण्य में एक पखवाड़े के दौरान 6 हाथियों की रक्तस्रावी सेप्टिसीमिया से मृत्यु हो गई। एक संक्रामक जीवाणु रोग होता है ये, जो प्रदूषित जल या मिट्टी के संपर्क में आने वाले जानवरों को संक्रमित करता है और इससे क्या होता है, श्वसन तंत्र में फेफड़े में इन्फेक्शन हो जाता है और जानवर मर सकता है। गाय, बैल, भैंस और अन्य जानवरों को भी ये प्रभावित कर सकता है। आपको कैसा लगा डेली 30 जरूर बताएं। लोगों तक इसको शेयर करें, थोड़ा सा रुचि दिखाएं, मेरे द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दें, संडे को जो टेस्ट है उसको दें और पुरस्कार भी आप उसमें जीत सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।